नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट के वकील हैं और जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तारीख पे तारीख ये कोर्ट का एक डायलॉग है, जो कि सनी देओल ने एक डायलॉग था किसी पिक्चर का, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो उस पिक्चर में सनी देओल ने बोला था, तारीख पे तारीख। तो आज हमारे साथ वकील साहब आए हैं इसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए कि तारीख पे तारीख एक्चुअली है क्या। तो ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी और धन्यवाद धन्यवाद। मेट्रो टुडे लाइव से साहब सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वकील साहब, क्या ये जो न्यायालय में जो तारीख पे तारीख बोला जाता है, क्या ये एक फिल्मी डायलॉग ही है या एक्चुअली में न्यायालय में इसका कोई रोल भी है, और क्या तारीख मिलती भी है? जी जी बोलिए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। आपने जो तारीख पे तारीख जो मामला है, ये जो डायलॉग है, हालांकि हाँ सही बताया आपने, फिल्मी डायलॉग है। लेकिन जो हमारा जो का परिदृश्य है उसमें कहीं सटीक बैठता है और आम जनता के मन में धारणा है भी, क्योंकि केसेस लंबे चले जाते हैं। और हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर देश में न्यायालयों में ऐसा होता है क्योंकि केसेस की संख्या ज्यादा है और दूसरे कारण भी है, जिसके कारण उन केसेस का निपटारा होने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए ये डायलॉग भी बोल दिया जाता है कि साहब तारीख पे तारीख। बिल्कुल सही बोला। जी, अब जैसे वकील साहब बताइए, हमारे न्यायालय में जो केसेस पेंडिंग होते हैं, उसमें जल्दी जल्दी क्यों नहीं न्याय दिया जाता है? इतने पेंडेंसी क्यों चलती है न्यायालय में? उसका क्या कोई एक खास रीजन है, बताएं आप। जी, वैसे तो इसके सर कई कारण हैं, बहुत इसका लंबा बैकग्राउंड हो सकता है आपको अगर जाना हो। तो एक्चुअल में क्या है सर कि जो हमारी देश की जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के आधार पर सारे संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन और न्यायालय कोर्ट उसी के हिसाब से होता है। तो जी जो केसेस का निपटारा जल्दी क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ कारण जो निश्चित तौर पर बताता हूँ मैं। इसमें एक तो हमारी जगह की कमी है सर। हमारे देश में जगह की कमी है, कोर्ट रूम की संख्या की कमी है। जज जो है, जो एक आंकड़ा बताता है 1987 के अनुसार जी कि 10 लाख पर करीब मिनिमम 51 जज होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 20-21 जज ही हैं 10 लाख की आबादी पर। तो ये एक बड़ा कारण है, उसके कारण पेंडेंसी बढ़ती है। और दूसरा है, हमारे यहाँ पर थोड़ा कोर्ट वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे संसाधन की कमी, जिसके कारण जो है हमारा स्टाफ की भी कमी है, जिसके कारण ये केसेस लंबे चलते हैं। और एक कारण है आपका प्रशासनिक ऐसे कार्य जो प्रशासन अपने तौर पर निपटा सकता है, अपने लिए अपने लेवल पर निपटा सकता है, लेकिन वो भी कोर्ट में चले जाते हैं। अराउंड 46% ऐसे मामले हैं टोटल मामलों के जो सरकार के खिलाफ है, जिसमें से अधिकांश मामले ऐसे हैं जो सरकार निपटा सकती है, जो प्रशासनिक अधिकारी वो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये उदासीनता लापरवाही की वजह से वो केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो वहां से हमारी पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से के कारण हमारी केसेस पेंडिंग हो जाती है। वकील साहब, आज हमारे न्यायालयों में क्या स्थिति है केसेस की? पेंडेंसी कितनी है केसेस की, यानी इंडिपेंडेंट केसेस की तो नहीं, आप टोटल बता सकते हैं क्या कितनी पेंडेंसी है केसेस की? सर इसमें एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक डाटा रिलीज किया हुआ है, और उसके अनुसार ये जो हमारे कोर्ट केसेस होते हैं, एक पेंडेंसी दिखाई जाती है। एक्चुअल में जी जी जी। पेंडेंसी रेट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा संवैधानिक सिस्टम कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार से काम करती है सर न्यायिक व्यवस्था। जी जी जी, टॉप बोलिए बोलिए। लेवल पर टॉप लेवल पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जी उसके बाद में एक निश्चित एक राज्य में, एक 2-3 राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मिलकर हाई कोर्ट होता है। तो सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद में अपने जिला न्यायालय होते हैं। जिला जी न्यायालय के अंडर में तालुक न्यायालय वगैरह भी आते हैं। तो जी जी जी। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, 3 प्रकार के न्यायालय हैं। तो उनके अनुसार जो ये पेंडेंसी का रेट है केसेस का, मैं आपको बताता हूँ दर-बदर।
जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें आज की डेट में जो केसेस पेंडिंग है वो है 83,885, माय गॉड। 83,885, करीब करीब 84,000 केस आज की डेट में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी जी। और जो हमारे सारे जो हाई कोर्ट से इनको अगर लिया जाए तो वो केसेज आती हैं एक बड़ी संख्या में, वो है 61,59,000, मतलब करीब ओहो। करीब हमारे पास में 62 लाख केस हाई कोर्ट की पेंडिंग है। जी जी जी। और यही आंकड़ा अगर हम जिला न्यायालयों का देखते हैं तो हमारे जिला न्यायालयों की स्थिति और भी थोड़ी सी दयनीय हो जाती है। वहां पर जो केस है हमारे पास में आज की डेट में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। जी जी 50.5 crore cases are pending with our judicial division। तो जिला न्यायालय में 4.5 करोड़ केस, इसका मतलब कुल मिला के करीब करीब हमारे 3.25 करोड़ केस आज की डेट में हमारे पास में पेंडिंग है। जी मैं जी। बताता हूँ सर कि अगर एक फैमिली को, अगर आपको एक केस को फैमिली मान लिया जाए और एक फैमिली में 4 मेंबर मान लिए जाएं, करीब करीब 30 करोड़ से 30 करोड़ की जनसंख्या कोर्ट केस में उलझी हुई है आज की डेट में। जी जी। ये हम जो आज की डेट का सर कोर्ट केस होता है। अच्छा, एक चीज और है सर, कोर्ट केस केवल ऐसा नहीं है कि केवल कोर्ट फाइल ही है। कोर्ट केस अगर आप मेरे से पूछें तो ऐसे भी हैं जो 30 साल से ऊपर भी हैं, पुराने केस भी हैं, जो मतलब आज की डेट में आपके केस भी हैं, 0 से 5 साल वाले भी हैं, 5 से 10 साल वाले भी हैं, 10 साल से फिर ऊपर 15 साल वाले भी हैं, और फिर आपके 20 साल से ऊपर वाले भी हैं। तो ये आपके सर, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने केसेस पेंडिंग है सर हमारे देश में। जी साल जी का तो मैंने लिख दिया, अगर आप साल के हिसाब से पूछे तो वो भी बता सकता हूँ सर कि हमारे यहाँ पर जो कोर्ट केस होते हैं, इतने केसेस हैं कि हम कह नहीं सकते इसके लिए। जिसमें जी। से आपके जो केस हैं, टोटल केस में से जो पेंडिंग है उसमें से 32%, 32% केस ऐसे हैं जो ट्रैक केस कह सकते हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर, जिसका मतलब टोटल केस का 32% आता है। जो जी जी कहते जी। हैं कि 1,44,85,000, मतलब करीब 1,45,00,000 माय गॉड। केस हैं आपके। दूसरा जी जी आपका जी। आता है इसमें करीब 25% ऐसे हैं जो 1 से 3 साल वाले हैं, वो करीब 1,13,00,000। फिर आप 3 से 5 साल वाले केस में जो करीब 14% है, 5 से 10 साल वाले केस में जो करीब 18% है, उससे 20 साल वाले केस भी हैं हमारे पास में, जो हमारे कोर्ट में, जो कि करीब 8% है, और 20 साल से ऊपर भी हैं जो 30 साल तक पुराने हैं। ऐसे कोर्ट केसेस भी हैं जो हमारे कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। तो पेंडिंग की रेट है सर हमारे पास में आज की डेट में। इसके लिए जी। वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेबसाइट को आप देख सकते हैं। वकील साहब, ये सबका जिम्मेदार कौन है? इतने केसेस पेंडिंग होने का जिम्मेदारी किसकी है? अब इसके लिए सर आप जिम्मेदारी तो सर वो देखिए सर, जो दबाव बनाते हैं, हमारे संविधान के अनुसार बता दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम, अर्थात कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है पेंडेंसी के, और पूरी नेशनल लेवल पर पेंडिंग होते हैं कुछ चीजें, तो इसका मतलब हमारी पार्लियामेंट जिम्मेदार है। अब जी वैसे देखा तो पार्लियामेंट है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बारीकी से मैं जानता हूँ तो इसके लिए क्या है कि जो जिम्मेदारी है वो दोनों लेवल पर होती है। सुप्रीम जी कोर्ट का 100% जिम्मेदारी केंद्र की होती है, और जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उसमें 75% केंद्र की और 25% राज्य की जिम्मेदारी होती है। जी मतलब जी जी जी। तीन चौथाई जिम्मेदारी केंद्र की आती है उसमें, और 1/4 जिम्मेदारी आपके राज्य की होती है। फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, जो जिला कोर्ट है, उनकी 100% जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके लिए जी क्या है कि सर जिम्मेदारी जहाँ शब्द बोल देते हैं, मैं अभी जस्ट आपको बताऊँ था, हमारे पास में जजेज की संख्या है, इसके कारण कोर्ट केस पेंडिंग है। तो जो जजेज की संख्या है जिला
बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पर वो केवल जिला कोर्ट बढ़ाने से नहीं, उनके साथ-साथ वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोर्ट को जो स्टाफ चाहिए होता है और पुलिस प्रशासन भी जो चाहिए होता है, उसकी भी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, एज़ वेल एज़ केंद्र सरकार की होती है। जैसे आपके जी फॉरेंसिक लैबोरेटरी हैं, जैसे आपकी और कोई लैब टेस्ट वगैरह करना है या आपका एविडेंस देना है या आपकी जो है पुलिस की ज़िम्मेदारी तय करनी होती है, तो पुलिस का भी स्टाफ शेड्यूल होता है जनसंख्या के अनुसार जी 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 कि जी 250 की आबादी पर एक पुलिस थाना होगा, उसके अनुसार एक अगर हमारा जी पुलिस का जी प्रशासन, ये सारी ज़िम्मेदारी एक कलेक्टिव तौर पर जाती है राज्य और केंद्र सरकार को। ये दोनों जी जब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और इसके लिए जो बजट उसका प्रावधान करेंगे कि यस, हमें हमारे जुडिशरी हमारी न्यायिक व्यवस्था को सुधारना है, बहुत जल्दी काम हो सकता है। मैं आपको एक छोटा-सा जी उदाहरण देता हूँ, मैं सिर्फ छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट बनाने एयरपोर्ट बनाने पर करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ का खर्चा होता है और उस बजट का प्रावधान किसी केंद्र सरकार कर देती है। लेकिन इसके लिए मैं बताऊँ कि 25,000 करोड़ रुपए आप अगर पूरे देश की जुडिशरी पर लगाएँ तो बहुत ही जल्दी हमारी जुडिशरी का कायाकल्प हो सकता है। अगर जुडिशरी का मजबूत होना न केवल पीड़ित पक्ष के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और एक अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है कि अगर जैसे आपके क्राइम कंट्रोल होगा, जल्दी केस का निपटारा होगा, जल्दी मैटर्स सॉल्व होंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके उद्योग धंधे लगाने वाले हैं, उनका भी मन करेगा अपने उद्योग धंधे एस्टेब्लिश करने का। यस, हमारे लिए लीगल सॉल्यूशन फटाफट मिल जाता है, कहीं हमारी फाइल जी अटकेगी नहीं, कोर्ट में हमारी फाइल अटकेगी नहीं। ये जी जिम्मेदारी हमारी केंद्र और राज्य दोनों की आ जाती है। जी वकील साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। एक किसी का चेक बाउंस होता है और वो वकील साहब के पास आता है कि वकील साहब ये मेरा आप केस लगा दो। आप वो केस को लगा देते हैं, तो इस चेक बाउंसिंग में भी सालों साल लग जाते हैं। ऐसा क्या है चेक बाउंसिंग केसेस में कि सालों साल लग जाता है? आपने सर चूंकि चेक बाउंस का स्पेशल मैटर पूछा था, तो स्पेशल मैटर के लिए बात बता देता हूँ कि चेक बाउंस का क्या होता है कि केस होता है, वो एक क्रिमिनल केस होता है। इसके अपराध का केस होता है, इसके लिए 12 से 15 साल की सजा का प्रावधान होता है। इसका सीधा-सीधा अर्थ है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस इन्वॉल्व होती है, पहले क्या होता है कि जो जिसको ये फॉर्म देता है, उस अभियुक्त को पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर उसको सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन 2 बार 3 बार जारी हो जाते हैं, फिर भी वो नहीं आता है, तब उसको एक वारंट जारी करवाया जाता है और वारंट होता है वो पुलिस के माध्यम से करवाया जाता है। अब पुलिस के पास में वारंट चला गया, अब उसकी वारंट की सर्विस ढूँढना, उस वारंट को उस अभियुक्त तक पहुँचाना, ये पुलिस का दायित्व बन जाता है। तो इसका मतलब वही अगेन वही चीज़ हो जाती है सर कि कोर्ट तो वही सेम है जो बाकी क्राइम को देखते वही आके चेक को देख रहा है। मान लीजिए जयपुर जैसे मेट्रो सिटी में ऐसे चेक बाउंस के केस के लिए अलग से कोर्ट होते हैं, लेकिन फिर वहीं पर वही लोड हो जाते हैं। तो जी फिर बात वही घूम फिर के प्रशासन और सरकार पे आती है कि हमारे पास में स्टाफ की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, संसाधन की कमी है, हमारे पास कोर्ट की कमी है, हमारे पास में जगह की थोड़ी कमी है, जनसंख्या के अनुसार। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग जो नॉर्मली जो होते हैं, उनको भी लोड आता है, तो वो एकदम से उनको भी सारी ज़रूरतें हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आज आपने चेक बाउंस का केस लगाया, आपका केस नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब उसको सम्मन जारी करना है या सम्मन पे नहीं आया तो वारंट भी जारी करवाना है और उसको गिरफ्तार करवाना है। गिरफ्तार करना तो वो जेल में चला जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, जिला कलेक्टर को आदेश होगा या जिला कलेक्टर आपको तहसीलदार को आदेश करेगा या आपको तहसीलदार को आदेश करेगा, तो आपको उसकी संपत्ति की फिर रिकवरी हो जाएगी। हमें लगता है, लेकिन अब कोर्ट के पास में वो मैटर गया तो कोर्ट के पास ऑलरेडी 20 साल पुराने केस लगे हुए हैं। हमारे जैसे मान लीजिए 100 केस गए तो उनमें से 100 में से कोई 1-2 केस उठा लेते हैं,
एजेंट होता है, बाकी उनमें जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कोर्ट के पास में, उसके जो चेक बाउंस चाहिए क्या 2-3 में, बाकी 98 केस 20 साल 15 साल पुराने केस मिलते हैं। तो फिर क्या होगा, आपका जो चेक बाउंस के केस है उनको देखने में दे देंगे और उसके लिए एडजर्नमेंट दे देते हैं, स्टेशन आदेश। फिर वो जो आम भाषा में आ जाती है उसको बोलते हैं कि एडजर्नमेंट मिल जाता है कि 3 महीने बाद आ जाता है। 3 महीने बाद फिर वही सर क्या होता है कि नए केस वो शुरू हो रहे हैं, ये आपको 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है। तो क्या होता है कि वो उसका जो वर्कलोड है वो बराबर बना रहता है। इस वर्कलोड के कारण चेक बाउंस जैसे छोटे केस भी कभी-कभी लंबे चले जाते हैं। जी। अब वकील साहब, जज के पास जब फाइल आती है तो मेरे ख्याल से थर्ड हियरिंग में ही जज जी को पता चल जाता है कि केस बाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी समय फैसला क्यों नहीं हो जाता है कि अगर चेक बाउंस हुआ है तो इसको जेसी हो या इसे रिकवरी हो? तो इसमें इतनी ज्यादा टाइम की प्रक्रिया क्यों लगती है? सही कह रहे हो आप सर। एक न्याय संहिता, कोई भी कानून पढ़ने के से पहले हर वकील को एक साथ में एक न्याय संहिता पढ़ाई जाती है। न्याय जी संहिता बोलते हैं उसको हिंदी में, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अर्थ ये होता है, उसमें कुछ न्यायिक सिद्धांत दिए जाते हैं। न्यायिक सिद्धांत अर्थ है, जब न्याय किया जाता है तो उसमें बाकायदा न्याय केवल किया गया ऐसा नहीं, बल्कि न्याय हुआ है ऐसा भी लगना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप 9th-10th का बच्चों को देखो कि बच्चे को पता चल जाता है, जब कोचिंग जो बच्चे करते हैं उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर ये है। करेक्ट। लेकिन अगर वो आंसर उस बच्चे ने लिख दिया तो उस बच्चे को 0 मार्क्स मिलते हैं। जी क्योंकि टीचर बोलते हैं कि आपने प्रोसीजर नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, कैसे हुआ? आपने 15 गुणा 15 गुणा 17 किया, 15 गुणा 20 किया, आपको मालूम चल गया आंसर 300 है, लेकिन 20 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो 20 करने जी को जी जी तो इसी तरह से ठीक इसी प्रकार जज को भी अपनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक प्रक्रिया के लिए दी हुई है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। उसमें बाकायदा प्रक्रिया होती है कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और लास्ट में आपको सारांश पर पहुंचना है। इसलिए जी जज पूरी प्रक्रिया करते हैं, नहीं तो कल को जज पर ही उंगली उठ जाएगी। न्यायिक जी व्यवस्था एक ऐसी है जिसको हम अंतिम ऑप्शन मानते हैं, लास्ट हथियार मानते हैं। इसलिए जी प्रोसीजर करते हैं। जी वकील साहब, केसेस लंबा खींचते हैं कोर्ट में, तो इसमें किसका फायदा होता है? वकील का फायदा होता है या कोर्ट का फायदा होता है? किसका फायदा होता है? मैं प्रॉफिट मैं की बात आपको कर रहा पहले हूँ। बात तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ सर कि जो कोर्ट में केस खींचते नहीं, बल्कि केवल में केस खींच देना है। अपन को सर ये देखना अभी एक बता रहा था कि उसमें पेंडेंसी होती है, कई कारण होते हैं, के कारण वो केस लंबा चल जाता है। अब बात आती है कि वो लंबा कोर्ट केस खींचने से फायदा किसको होता है? देखिए सर, जो व्यक्ति पीड़ित है वो तुरंत जल्दी से जल्दी न्याय चाहता है। हो सकता है कि आपने मेरे साथ में जजमेंट हो जाए, आज भी मेरा न्याय हो जाए, और मुझे तो पता है कि मैं गलत हूँ, उसके साथ गलत हूँ, आज ही हो जाए, तो वो चाहता है। लेकिन जो जो अभियुक्त है, जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ ये केस लगाया गया है, और उसको पता है कि मेरे विरुद्ध मुझे जेल जाना पड़ सकता है, मुझे सजा हो सकती है, तो वो ये इन प्रकार चाहता है कि भाई मेरा जो कोर्ट केस लंबा चले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट बात होती है कि सर जब कोर्ट केस लंबा चलता है तो इसमें सर जो फायदा होता है वो लगता फायदा लगता है अपने उसको अभियुक्त को, लेकिन जो पीड़ित होता है उसको तो ये लगता है भाई मेरा जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। तो लंबा कोर्ट केस किसी तरह से, हालांकि कोई फायदा किसी का नहीं है, उसको तो जिसका सजा होनी है, और उसको लगता है कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है, इसलिए जितना लंबा जी चलेगा 10 साल 15 साल 20 साल जितना चले मैं पैसा देते जाऊंगा, बढ़िया है। तो जी इस तरह से जी वकील साहब, ऐसे में जी आप आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो अपना अधिकार लेके कोर्ट में आए या ना आए? क्योंकि कोर्ट पे सबको विश्वास है और न्याय प्रक्रिया पे सबको विश्वास है, लेकिन
कोर्ट में इंसान उस समय जाता है लास्ट स्टेज में, जब कोई म्यूचुअल स्टैंडर्ड्स बाहर नहीं होती है तो जाता है कोर्ट में। तो आप क्या आम नागरिक से कहना चाहेंगे, क्या वो कोर्ट में आए? चाहते सब हैं कि हम जो है जनता को है, सबको है कि हमारे कोर्ट को हमारा अंतिम अधिकार है। और कभी कभी कह भी देते हैं आई विल सी उनको, ये बात है भी, सत्य भी है, क्योंकि क्या होता है कि जो जज होते हैं वो नॉन बायस्ड होते हैं जो उनके ऊपर, इसीलिए संविधान में किया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि जो न्यायपालिका है उसको सरकारी व्यवस्था से अलग किया जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है, तो स्वतंत्र होती है न्यायपालिका हमारी। और यही कारण है कि जनता का विश्वास होता है। परंतु जनता चाहती है कि भाई लंबा चलेगा, तारीख पर तारीख रहेगी तो हम कौन लफड़े में पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर ही अंदर लोग घुटते परंतु मैं एक एश्योरेंस देना चाहूंगा, मैं सबको आश्वासन देना चाहूंगा, आम जनता को, जन साधारण को कहना चाहूंगा कि आपके साथ में यदि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, आप बेझिझक बिना किसी भय के, बिना संदेह जीवन के आप कोर्ट में आइए। आपको कोर्ट में थोड़ा हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि ऊपर वाला देर का अंधेर नहीं है, इसी प्रकार हमारे कोर्ट में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज को वहां पर जांचा जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, हर तथ्य को वहां पर जोड़ा जाता है, तब उसको अपनी एक सारांश निकाला जाता है, न्याय दिया जाता है। तो मैं आम जनता से कहना चाहूंगा कि आप कोर्ट में आइए, आपके साथ न्याय होगा और आपको न्याय जरूर मिलेगा। जी, तो ये तो थे हमारे साथ एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी, जिन्होंने न्याय प्रक्रिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि भारत में जो न्यायालय है उसमें तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, चाहे केस कितना भी लंबा चले लेकिन उनको न्याय जरूर मिलेगा। ये हमारी न्याय प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा विश्वास है लोगों को, और न्यायाधीशों पे भी बहुत विश्वास है, वकीलों पे भी बहुत विश्वास है। तो इसी से हम ये चाहते हैं कि हमारे वकील साहब और जो हमारे जजेस हैं वो न्याय जल्दी से जल्दी करें और ये डायलॉग को खत्म करें, तारीख पे तारीख, यानी जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा हो, केसेस भी कम हो, लोग भी खुश हो और भी सब लोग आबाद रहे, बढ़िया रहे। तो थैंक यू वेरी मच एडवोकेट साहब ब्रजेश कुमार जी, आपका मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, जय हिंद।